हम सबने वाइकिंग्स और बारबेरियंस की कहानियां सुनी हैं। ये अल्टीमेट वॉरियर्स होते हैं जो अपनी फाइटर प्राइड को सबसे ऊपर रखते हैं और अपनी बिलीव्स के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लाल आंखों वाला ये ब्रूट एक प्राउड बारबेरियन है जो बिट्रेल के बाद अपनी ही क्लैन के लोगों के खिलाफ मौत तक की लड़ाई लड़ रहा है। क्लिफ के किनारे कॉर्नर्ड होकर उसका मेन गोल अब अपनी फैमिली को बचाना है और वो इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। वो अपनी पत्नी ईवलिन को चिल्लाकर स्पेल की तैयारी करने के लिए कहता है, जबकि वो उन्हें थोड़ा वक्त दिलाने की कोशिश करता है। ईवलिन तुरंत उसकी बात मानती है और उसके पास उनका इकलौता बेटा एदेन भी है जिसे वो दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एदेन ओमे अपने पिता को देखता है जो अपनी फैमिली और ऑनर के लिए एक ऑनरेबल वॉरियर की तरह आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। अचानक उसके पिता पर एक साथ कई स्पेयर्स लगती है जिससे वो खून थूकने लगते हैं। ये देखकर एदेन शॉक में अपने पिता के लिए चिल्लाता है, लेकिन ये आदमी एक अल्टीमेट वॉरियर है। वो अपने हथियार को हवा में घुमाकर ऐसे वार करता है जैसे उसके रास्ते में सब्जियां कट रही हों और वो बिना थके लड़ रहा है। इस बीच ईवलिन अपना स्पेल शुरू कर देती है। आसमान से एक नीली रोशनी तेजी से नीचे आती है और वो रोशनी एदेन को ऊपर उठाने लगती है। ईवलिन उससे कहती है कि ये स्टार उसे ऐसी जगह ले जाए जहां सब कुछ ये आज से बेहतर हो। वो उससे कहती है कि वो किसी भी तरह सर्वाइव करे। एदेन जो डर के मारे कांप रहा है जाने से मना कर देता है, लेकिन उसके पिता उसे वॉरियर स्पिरिट जगाने के लिए पुकारते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि उसे इतना स्ट्रांग बनना है कि वो कुछ न खोए, इतना स्ट्रांग कि कोई उसे छू भी न सके। आंसुओं से भरी आंखों के साथ एदेन अपने पिता की बात मान लेता है। अपने पिता को फेयरलेस होकर मौत के सामने भी लड़ते देख उसे अपने पिता पर गर्व होता है और बारबेरियन बनने की उसकी चाह जगती है। अगला सीन हमें एक सिटी की बैक एलीज में ले जाता है जहां कुछ थग्स अपने पहले शिकार को टारगेट करने के लिए तैयार है। उनका निशाना एक रिच नर्डी लड़का है जिससे वो उसका बैग और शाइनी वॉच छीनना चाहते हैं। ये लड़का किम है, GNL हाई स्कूल का थर्ड ईयर स्टूडेंट और पूरी तरह से सिल्वर स्पून स्टेरियोटाइप में फिट बैठता है। किम उनकी बात मानने से मना कर देता है और उन्हें वार्न करता है कि उनके लिए बाद में ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन थग्स उसकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि प्रॉब्लम तो अभी उसके सामने खड़ी है। थग्स टफ एक्ट करने की कोशिश करते हैं जबकि किम उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके दोस्त जल्दी आने वाले हैं और इससे उन्हें परेशानी हो सकती है, लेकिन थग्स इसे लाइटली लेते हैं। एक थग किम के सिर को पकड़कर उसे जोर से थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। तभी दीवार तोड़ता हुआ एक जोरदार पंच आता है। ये पंच एक ह्यूज और मस्कुलर लड़के का है जो कान चोल द्यू कहलाता है। कान थग को पकड़कर ऐसा पटखनी देता है जैसे वो वेजिटेबल्स काट रहा हो। थग्स डर जाते हैं और कान को देखकर चौंकते हैं। कान का ये ब्रूटल बारबेरियन लेवल स्ट्रेंथ उन्हें हिला देता है। कान और किम साथ चलते हैं और किम उसकी तारीफ करता है। कान थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है और कैजुअली कहता है कि वो सिर्फ एक रेगुलर ह्यूमन है, लेकिन असल में कान एलियन है जो 10 साल पहले किसी दूसरी दुनिया से अर्थ पर आया था। कान को खुद लगता है कि उसकी बारबेरियन इंस्टिंक्ट्स अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। लेटर कान अपने ग्रैंडपा के साथ डिनर कर रहा होता है। उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या उसने बॉक्सर बनने का फैसला किया है। कान पोलाइट तरीके से मना कर देता है। उसके ग्रैंडपा उसे रिमाइंड करते हैं कि उसने हर टूर्नामेंट जीता है और इसे वेस्ट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन कान सोचता है कि बारबेरियंस और ह्यूमंस अलग स्पीशीज है। उसके लिए फेयर प्ले की जगह ब्लडी बैटल्स में लड़ना ही असली बारबेरियन स्पिरिट है। वो अपने ग्रैंडपा को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन उसे लगता है कि बारबेरियंस का रास्ता अलग होता है। हालांकि कान इस बारे में ग्रैंडपा को कुछ नहीं बताता। पीसफुल अर्थ उसे अपनी वॉरियर इंस्टिंक्ट्स के लिए काफी बोरिंग लगती है। उसी समय टीवी पर एक न्यूज ब्रॉडकास्ट आता है जिसमें चंगजू में अनआइडेंटिफाइड डिजास्टर की खबर होती है। हादसे में 120 से ज्यादा कैजुअल्टीज हो चुकी है और ऑफिशियल्स इसे मॉन्स्टर अटैक बता रहे हैं। कान तुरंत अलर्ट हो जाता है। फुटेज में अनआइडेंटिफाइड लाइफ फॉर्म की झलक दिखती है। कान न्यूज देखकर तुरंत बाहर निकलने की तैयारी करता है। उसका ग्रैंडपा चिंता जताता है, लेकिन कांग कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा। और उसके बाद कांग इंसिडेंट वाली जगह के लिए निकलता है और उसका दोस्त किम उसे क्राइम सीन तक ले जा रहा होता है। पर लगता है किम को अपनी नई गाड़ी चलाने में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी अभी लाइसेंस जो मिला है। फिर भी कान उसका शुक्रिया अदा करता है लिफ्ट देने के लिए। ड्राइव के दौरान कान टीवी पर देखे उस मॉन्स्टर के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि ये वही क्रीचर है जो उसने बचपन में देखा था और कहीं न कहीं उसका दिल कह रहा है कि ये एनिमल उसके पुराने दुनिया के साथ कनेक्टेड हो सकता है।
अचानक गाड़ी के ब्रेक्स लगते हैं जब वो एक टनल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जहां ट्रैफिक बिल्कुल जैम पैक्ड होता है। किम को पता था कि डिजास्टर हुआ है, पर यह आंकी हवा में जो टेंशन काफी थिक है, उससे एटमॉस्फेयर और भी टेंस लगता है। सोल्जर्स तक मौजूद है। तभी दो सैसी ऑफिसर्स कांग के मस्कुलर बॉडी का मजाक उड़ाते हैं। हंस हंस के पूछते हैं कि वो कौन सी ग्रुप का हिस्सा है। न्यू सॉन्ग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वो ऑफिसर्स कांग को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का इनवाइट देते हैं। बोलते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो उनका टीम ज्वाइन कर लो। कान बिजनेस कार्ड लेता है और पूछता है कि क्या ये वॉरियर्स का कोई गिल्ड है। ऑफिसर उसके अजीब सवाल पर जोर से हंस पड़ता है। वो कान को बताता है कि उन्हें प्लैनेट्स कॉलोनाइज करने हैं, इसलिए वो वॉरियर्स नहीं वर्कर्स है। वो इंसिस्ट करता है कि उनका ग्रुप ज्वाइन करना एक वाइज डिसीजन होगा। कान इस बात को एक्नॉलेज करता है, पर दोनों ऑफिसर्स को मना कर देता है। वो याद दिलाता है कि वो एक वॉरियर है, कोई वर्कर नहीं, और एक वॉरियर के लिए वर्कर बनना एक बेइज्जती है। ये बात सुनकर ऑफिसर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कान उनका मजाक उड़ा रहा है। कान भी इक्वली फायर्ड अप हो जाता है और दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बढ़ने ही वाली होती है कि तभी डार्क पर्पल मैटर अपीयर करना शुरू हो जाता है। एक सोल्जर अनाउंस करता है कि शुरू होने वाला है और सबको रेडी होने के लिए कहता है। एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है जो अनाउंस करती है कि अपोकलिप्स ट्रायल शुरू होने वाला है। कान बिल्कुल कंफ्यूज होता है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि दुनिया का एंड नियर है और सैंक्चुरी प्लैनेट नोवा अर्थ के लोगों को हेल्प कर रहा है। सिस्टम एडवाइस करता है कि वो लोग नोवा के पोर्टल के थ्रू एस्केप करें। कान बिल्कुल क्लूलेस होता है कि ये सब क्या हो रहा है, पर उसके पास टाइम नहीं है फिगर आउट करने का, क्योंकि सब कुछ लाइटनिंग फास्ट हो रहा है। एक सेकंड में वो पर्पल एनर्जी उन्हें टेलीपोर्ट कर देती है एक दूसरी जगह। पहली नजर में वो जगह काफी सरीन लगती है, पर किम काफी फ्रीक आउट होता है। वो कान को दोष देना शुरू कर देता है, चिल्लाता है, गालियां देता है और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कान को जोर से पंच कर देता है। तभी एक सिस्टम विंडो किम के सामने अपीयर होती है, जो बताती है कि उनका पहला ऑब्जेक्टिव है एक गॉब्लिन कॉइन पाना, जिसका रिवॉर्ड नोवाइस क्लास एडवांसमेंट होगा। नेचुरली किम को कुछ समझ नहीं आता। तभी कान नियर बाय गॉब्लिन्स को स्पॉट करता है, जो डिस्गस्टिंग क्रीचर्स डिनर के लिए उन्हें घूर रहे होते हैं। किम मॉन्स्टर्स देखकर पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाता है और उसे लगता है कि उन्हें हंट करना तो और भी इम्पॉसिबल है। पर कान बिना किसी हेजिटेशन के गॉब्लिन्स की तरफ फुल थ्रॉटल में रश करता है। उसके वॉरियर इंस्टिंक्ट्स उसे ड्राइव करते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये मॉन्स्टर्स को क्रश करना है। कान के लिए तो ये मोमेंट वही है जिसका उसने हमेशा इंतजार किया था। वो गॉब्लिन्स की तरफ इतनी स्पीड में चलता है कि अपने रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका इनर बारबेरियन ये कहता है कि चाहे अपोकलिप्स हो या कुछ और, वो सब कुछ हेड ऑन ले सकता है, क्योंकि अब उसका वक्त आ गया है। कान अपने पंचेस से गॉब्लिन्स को ऐसे गिरा रहा है जैसे पत्ते गिरते हैं, और किम बस खुले मुंह से ये सब देख रहा है। जब गॉब्लिन्स मरते हैं तो वो होलोग्राम जैसे पिक्सलेट होकर वैनिश हो जाते हैं और एक कॉइन अपीयर होता है। सिस्टम बताता है कि नोवा की बेसिक करेंसी गॉब्लिन कॉइन्स है और एंड टाइम्स एग्जाम एक्सक्लूसिव करेंसी नॉन ट्रांसफरेबल है। कॉन कांग के पाल्म्स के बीच होवर करता है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही गॉब्लिन कॉइन है जिसका सिस्टम ने पहले जिक्र किया था। जैसे ही कॉन उसके हाथ में गिरता है, एक और सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है जो बताती है कि अब उसका राइट है नोवा का सिटीजन बनने का और पोर्टल क्रॉस करने का। किम फिर से सोचता है कि सिस्टम क्या बोल रहा है, पर कान इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो पोर्टल को देखता है जो पीछे फ्लोट कर रहा होता है और रियलाइज करता है कि ये वही चीज है जिसका सिस्टम बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद किम का चेहरा पूरी तरह से बैंग्ड अप लगता है और उसके हाथ में एक वुडन क्लब होता है। वो कान पर चिल्लाता है और उसे दोबारा दोष देता है कि उसने उसे इस मेस में डाला। कान उसे याद दिलाता है कि वो कॉइन्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि किम को खुद अपना कॉइन अर्न करना होगा। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर जंप करता है, पर गॉब्लिन डैमेज कर पाए उससे पहले कान कैजुअली उस क्रीचर को क्रश कर देता है। वो किम को रिमाइंड करता है कि उन मॉन्स्टर से लड़ना ही कॉइन्स अर्न करने का एक रास्ता है। वो उसे रियश्योर करता है कि वो उसे ये अमरने नहीं देगा, स्पेशली क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ है। कुछ वक्त के बाद उनका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, पर किम का चेहरा अभी भी लेमन जितना सुर लग रहा होता है। कम से कम उसे ये रिलीफ होता है कि सफरिंग सेशन खत्म हो गया। अगले सीन में बुशेस के पीछे से बाइनोक्यूलर्स दिखते हैं और एक आवाज पूछती है सार्जेंट से कि वो डफल बैग उनका है क्या। सार्जेंट कंफर्म करता है कि ये उनका है और कहता है कि स्नीकी गॉब्लिन्स ने वो चुराया होगा। वो डिसाइड करते हैं कि सब गॉब्लिन्स को मार देना चाहिए। इसी बीच कांग के पास वही डफल बैग होता है जो गॉब्लिन्स कैरी कर रहे होते हैं,
जब वो उस बैग को चेक करता है तो रियलाइज करता है कि उसमें काफी यूजफुल चीजें हैं, इंक्लूडिंग कॉम्बैट रेशंस, मतलब भूखा रहने की जरूरत नहीं है। तभी एक गन बैरल कान की तरफ एम होती है और सोल्जर्स चिल्लाते हैं गॉब्लिन को मारने के लिए, पर रियलिटी समझते ही वो लोग सिमर डाउन करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो बस एक ह्यूमन है, किम फटाफट अपने हाथ हवा में उठाता है और बोलता है कि वो एक इंसान है और उनसे अपनी जान बख्शने की रिक्वेस्ट करता है। बाद में सब मिलके एक साथ खाना खाते हैं और सोल्जर्स पहले वाली बात के लिए माफी मांगते हैं। कहते हैं कि वो इतना कॉट ऑफ द मोमेंट में कि उन्हें लगा कान एक गॉब्लिन है। उन्हें यह देखकर रिलीफ होता है कि और भी लोग आसपास हैं। वो पूछते हैं कि क्या सिर्फ ये दोनों ही हैं और कैसे बिना वेपन्स के सर्वाइव कर रहे हैं। किम एक्सप्लेन करता है कि वो ये आप बिना जाने आए हैं कि ये किस टाइप का जगह है। फिर वो सोल्जर से पूछता है कि क्या वो भी एंड टाइम्स एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या जो स्टेटस विंडो में लिखा है वो सच है। सोल्जर कंफर्म करता है, कहता है कि गवर्नमेंट भी एंड टाइम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है। प्लैनेट नोवा, जहां ह्यूमंस माइग्रेट करेंगे, प्रैक्टिकली स्टोन एज में है, तो सबको मिलके विलेजेस बनाने पड़ेंगे। ऐसे कुछ फॉरवर्ड थिंकिंग कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस भी नोवा के डेवलपमेंट में जंप कर रहे हैं ताकि इस नए एरा के लिए प्रिपेयर हो सके। और एक कंपटीशन जो जनरल पब्लिक को पता नहीं है ऑलरेडी बिहाइंड द सीन्स शुरू हो चुका है। कान पूछता है कि नोवा में ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो उन्होंने अभी देखे थे। सोल्जर बताता है कि ये जगह टेस्टिंग ग्राउंड है, जबकि नोवा मेन स्टेज है, तो ये आकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और नोवा वहां से भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। किम फिर डफल बैग देकर माफी मांगता है कि उसने ये ले लिया था। सोल्जर उसे रियश्योर करता है कि उनके पास काफी सप्लाईज हैं, तो कोई टेंशन नहीं, बैग में सबको जरूरत की चीजें, फूड और वेपन्स होंगे। इसी बीच कांग को नोवा काफी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, स्पेशली अब जब उसे पता चला कि ये और भी टफ होने वाला है। उसके चेहरे पे एक स्मर्क आती है क्योंकि अब उसके पास और ज्यादा मौके हैं अपने मसल्स को फ्लेक्स करने के। उसने सोचा कि हंटिंग पर निकला जाए, चाहे उसने टेस्ट पास कर लिया हो। रात को जब वो लोग गहरी घास से गुजर रहे होते हैं, किम को आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा होता है, जबकि कांग कैजुअल वॉक कर रहा होता है। किम पूछता है कि जब उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट पास कर लिया है तो और क्यों हंटिंग कर रहे हैं। कांग जवाब देता है कि सोल्जर्स की बातें सुन के अब बस बैठा नहीं जा सकता, जल्दी लेवल अप करना है। तभी उन्हें एक हाई लेवल गॉब्लिन दिखता है जो एक टावर पर बैठे कुछ मैजिकल काम कर रहा होता है। किम शॉक हो जाता है क्योंकि ये गॉब्लिन बिल्कुल उन सब गॉब्लिन से अलग लगता है जो उन्होंने पहले देखे थे। लेकिन कांग का चेहरा वाइट ग्रिन से भर जाता है क्योंकि ये वही गॉब्लिन था जो उसने ढूंढा था। उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी थी और बस ये उसका नेक्स्ट टारगेट मिल गया। एक गॉडली स्पीड के साथ वो अपने स्पॉट से कूदता है, जबकि किम उसे डेंजर के बारे में वार्न करता है। कान बस मैनिकली ग्रिन करते हुए कहता है कि जितना ज्यादा डेंजरस होगा उतना ही मजा आएगा। वो टावर की तरफ फुल चार्ज करता है, हाथ में फ्राइंग पैन उठाए। नियर बाय गॉब्लिन्स उसे देखते हैं, लेकिन वो एक ही स्विंग में गिर जाते हैं। टावर पर बैठे मेज गॉब्लिन नीचे हो रहे केओस को देखता है और एक जैक्ड अप ह्यूमन को देखकर घबराता है जो किंग कॉन्ग की तरह ऊपर चढ़ रहा होता है। कान का एक्साइटमेंट देखने लायक होता है। वो प्रैक्टिकली एक ऑमिनस किलिंग ऑरा एमिट कर रहा होता है हर कदम के साथ। उसकी इंथुजियाज्म और भी बढ़ जाती है। ओल्ड गॉब्लिन फ्रस्ट्रेशन से ग्राउल्स करता है जब वो कांग को चार्ज करते देख रहा होता है। एक सेकंड में वो आसमान से लाइटनिंग समन करता है कांग को फ्राई करने के लिए। किम बिल्कुल पागल हो जाता है अपने दोस्त को फ्राई होते देखकर, जबकि ओल्ड गॉब्लिन अपनी जीत का सोचकर ग्रिन करते हुए सोचता है कि अब उसने अपर हैंड ले लिया है। लेकिन वो ग्रिन जल्दी फेड हो जाता है जब वो देखता है कि ये ह्यूमन मेनियक अब भी एक्साइटमेंट से ग्रिन कर रहा होता है, इवन आफ्टर बीइंग ज़ैप्ड। एक्चुअली कान लगता है कि उसे थोड़ा अननॉड और फ्रीक्ड आउट किया गया हो, लेकिन वो लाइटनिंग को आसानी से एंड्योर कर लेता है क्योंकि वो सिर्फ बारबेरियन का बेटा नहीं है, बल्कि उसकी मां एक पावरफुल शमन भी थी। इसलिए उसके पास एक ऐसी एज है जो गॉब्लिन ने अंडर एस्टिमेट की थी। अपने पैर फर्मली जमीन पर रखकर कान एक मैसिव लीप लगाता है, फ्राइंग पैन उठाए और स्ट्रेट गॉब्लिन मेज पर गिरता है जैसे कोई गॉडडैम मीटियोर। वो गॉब्लिन को और पूरे टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और डेब्री गिरते हुए कान जमीन पर पड़ता है, बर्न हो गया होता है। लेकिन उसका वाइल्ड ग्रिन अब भी उसके चेहरे पर होता है। फिर वो ये रिवील करता है कि वो अपनी शमन मां से इनहेरिटेड मैजिकल रेजिस्टेंस के वजह से इतना स्ट्रांग खड़ा है। जैसे ही डस्ट सेटल होती है, गॉब्लिन कॉइन्स मटेरियलाइज होती है। लेकिन इस बार सिर्फ कॉइन्स नहीं, कुछ और भी होता है। सिस्टम विंडो अपीयर होती है जो बताती है कि उसने एक मना और भी एक्वायर किया है। ये मना और उसे परमानेंट थोड़ा मना देगा और 10 गॉब्लिन कॉइन से एक्टिवेट हो सकता है।
ये डूम्सडे ट्रायल के लिए एक्सक्लूसिव है। मतलब अब उसके पास मना गेन करने का एबिलिटी है, बिल्कुल एक ट्रू शमन की तरह। मना अब उसके चेस्ट में सिंक होना शुरू होता है और येलो लाइट उसे घेर लेती है, सारे बर्न मार्क्स को वॉश करते हुए। उसके अंदर जो पावर सर्ज हो रही होती है वो इतनी इंसेन होती है कि उसे लगता है कि अब तक जो एफर्ट्स किए वो सब बेकार थे। तभी उसका दोस्त दौड़ते हुए आता है, पूरा कंसर्न्ड। लेकिन जब वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक खड़ा है, लाइटनिंग से मार खाने के बाद भी, तो शॉक हो जाता है। किम जैसे यूजुअल पूछता है कि क्या वो इंसान है भी। हमारा लड़का चुप रहता है, अपने दोस्त को बुलाता है। कान का टोन शिफ्ट देखकर किम को घबराहट होती है। वो पूछता है अगर कुछ गलत है या वो हर्ट है। लेकिन किम जो समझता है वो गलत होता है, क्योंकि कान बस और हंटिंग करना चाहता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि अगला हंटिंग ग्राउंड जल्दी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसे वो शमन बास्टर्ड्स को मारना है जो ये ऑर्ब्स ड्रॉप करते हैं। किम अभी भी फ्रीक्ड आउट होता है और कान से बस कह रहा है कि बस ये क्रेजी बातें बंद कर। बाद में वो कैंप सेटअप करते हैं रात गुजारने के लिए, और जब अगला दिन आता है तो किम उठता है और पहली चीज जो देखता है वो है अपने दोस्त का प्लेजेंट स्माइल, जो 3 ऑर्ब्स अपने हाथ में पकड़ के खड़ा होता है। मालूम पड़ता है कि हमारा मेनियक पूरी रात ग्राइंड करके ये ऑर्ब्स कलेक्ट कर रहा था। वो पूरी तरह से पागल हो जाता है जब अपने दोस्त को बताता है कि इस बार उसने स्ट्रेंथ और परसेप्शन के ऑर्ब्स लिए हैं और वो उन्हें टेस्ट करने के लिए लिटरली मर रहा है। अब लगता है कि ये सब उसे काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है और वो और स्ट्रांग बनना चाहता है। नेक्स्ट सिस्टम विंडो शो होती है जो बताती है कि डूम्सडे ट्रायल में 12 घंटे हो चुके हैं और फील्ड बॉसेस अब अपीयर कर रहे हैं। किम पूछता है कि सिस्टम किस टाइप के फील्ड बॉसेस की बात कर रहा है। सिस्टम उसका कंफ्यूजन क्लियर करता है, कहता है कि ये बॉसेस फॉर्मिडेबल एनिमीज हैं जो नोवाइस प्लेयर्स को फेस नहीं करना चाहिए और उन्हें जल्दी से एस्केप करना चाहिए। किम को यह सुनकर काफी डर लग जाता है और वो सोचता है कि पोर्टल के थ्रू जल्दी से भाग जाना चाहिए। लेकिन हमारा लड़का बस इस आइडिया पे एक्साइटेड हो जाता है कि अब वो उनसे फेस ऑफ कर सकता है और उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, जबकि किम को लगता है कि वो हेल राइड पर है। अगला सीन शुरू होता है द बिगिनर्स टेस्टिंग ग्राउंड। फील्ड बॉस ओगर जूनियर वहां। हम एक जाइंट मॉन्स्टर देखते हैं और 2 सोल्जर्स जो हम पहले देख चुके हैं अपने गन्स एम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मॉन्स्टर इतना लंबा है कि वो उनके शॉट्स को इजीली डॉज कर रहा है। सोल्जर्स अपनी गन से बुलेट्स की बारिश करते हैं, लेकिन जितनी देर वो मॉन्स्टर पे फायर कर रहे होते हैं लगता है बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा। आखिरकार वो क्लब जो मॉन्स्टर पकड़ के रखता है नीचे गिरता है, लेकिन एक सोल्जर क्रश होने से पहले कान अपनी पूरी ताकत से उस क्लब को पंच करता है और वो लिटरली टूट जाता है। कान मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। वो सबको कह रहा होता है कि पीछे हो जाओ, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर को मारना चाहता है और नहीं चाहता कि कोई हर्ट हो। फिर वो बुल की तरह चार्ज करता है और मॉन्स्टर को हिट करता है, लेकिन क्रीचर जल्दी से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर कांग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है वो फ्लेश को नहीं बल्कि स्टील को हिट कर रहा हो। मॉन्स्टर बदले में अपना पंच मारता है जो हमारे लड़के को पीछे उड़ा देता है। वो जमीन में इतनी जोर से गिरता है कि लिटरली वो जमीन में घुस जाता है। किम का मुंह खुला रह जाता है देखकर कि अब उसका आयरन हेडेड फ्रेंड फाइनली ओवरपावर्ड हो गया, जो काफी कंसर्निंग है। सोल्जर्स भी अमेज्ड होते हैं कि कान ने वो पंच सर्वाइव किया, कंसिडरिंग फील्ड बॉसेस आसान प्रे नहीं होते। आपको उनके सामने टिकने के लिए टैंक जैसे होना पड़ेगा। कान को अब हीट फील हो रही होती है और उससे पता है कि ये उतना आसान नहीं होगा जितना वो पहले गॉब्लिन शामन्स को मार चुका था। मॉन्स्टर फिर एक और स्ट्राइक करता है, लेकिन कान ने बैरली डॉज किया एक साइड में स्टेप करके। क्रीचर फिर पंचेस थ्रो करता है इनसेन स्पीड के साथ, लेकिन हमारा लड़का उनसे डॉज करता जाता है। कान सोचता है ये मॉन्स्टर काफी डम है और उसके अटैक्स प्रेडिक्ट करना इजी होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो क्रीचर की अपनी ताकत को वो उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जैसे ही मॉन्स्टर एक पंच स्विंग करता है, कान उसे डॉज कर जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उसकी मोमेंटम को यूज करके उसको स्पिन करते हुए एक सॉलिड स्लैम डंक देता है। फिर वो अपने फिस्ट को घुमाता है और हवा में उछल के एक पावरफुल ब्लो मॉन्स्टर के मुंह में मारता है, उसके सारे दांत एक ही स्विंग में तोड़ के। मॉन्स्टर का चेहरा अब एक ब्लडी मेस बन जाता है, लेकिन कान रुकता नहीं। वो उसके मुंह पे मारते जाता है जैसे वो सबसे अच्छा पंचिंग बैग हो। हर हिट पे ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो बस मारते जाता है, मॉन्स्टर पे रिलेंटलेस बैराज अनलीश करते हुए। सोल्जर्स एंजाइटी और शॉक में कांप रहे होते हैं जब वो ये देख रहे होते हैं कि हमारा लड़का लिटरली मॉन्स्टर को बेयर हैंडेड मार रहा है।
जब वो पुअर ओगर ग्राउंड पे गिर जाता है, कान अपने विक्ट्री के बाद एक छोटा हैप्पी डांस करता है, क्योंकि उसने अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मार दिया। मॉन्स्टर फिर पिक्सलेट होने लगता है और एक ब्लैक और बाहर निकलता है, जो काफी सरप्राइजिंग होता है। कान उसे उठाता है और सिस्टम के स्टैट्स चेक करता है कि ये ऑर्ब उसे किस तरह की एबिलिटीज दे सकता है। जो वो देखता है वो उसे कंप्लीटली स्पीचलेस कर देता है और हमारे लिए और भी क्यूरियस करने वाला है कि ये ऑर्ब क्या कर सकता है। बाद में हम पोर्टल लोकेशन पे पहुंचते हैं। हमारे डुओ और दूसरे 2 सोल्जर्स भी वहां होते हैं और सोल्जर्स कांग को उनकी हेल्प के लिए शुक्रिया कहते हैं। लेकिन हमारा लड़का बस कूल रहता है, कहकर कि कोई बात नहीं, उसने बस इसलिए लड़ा क्योंकि उसे मजा आया। सोल्जर्स उन्हें एक टिप देते हैं कि नोवा जाने से पहले वो जितनी आइटम्स हो सके शॉप से खरीद ले, क्योंकि जो भी शॉप का माल नहीं है वो नोवा नहीं ले जा सकते। सोल्जर जिस डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं वहां एक छोटा हट है जहां एक पेडलर गॉब्लिन अपनी पाइप पे पफ कर रहा होता है। पेडलर उन्हें शार्प और कॉन्फिडेंट नजर से देखता है और कहता है कि बस देखो, जो पसंद आए ले लो। हमारे दोनों बॉयज काफी सरप्राइज होते हैं एक टॉकिंग गॉब्लिन देखकर, जबकि 2 सोल्जर्स डिसाइड करते हैं कि वो रिपोर्ट बैक करने जाएंगे। अब अपने फ्रेंड को याद दिलाता है कि उनके पास काफी कॉइन्स हैं, अब क्या करना चाहिए। हमारा लड़का सडनली सीरियस हो जाता है और किम को याद दिलाता है कि उसे ऑलरेडी पता है आंसर। इसके बाद दोनों मेनियक्स वेपन्स का बड़ा लोड खरीद लेते हैं और शॉप से सब कुछ खरीद के अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ ईयर टू ईयर ग्रिन के साथ चल पड़ते हैं। सिस्टम उन्हें तुरंत याद दिलाता है कि नोवा जाने के लिए सारे कंडीशंस मीट हो चुके हैं और पोर्टल अब उनके लिए खुला है। एक पर्पल बीम उनकी तरफ शूट होती है और किम को एक्साइटमेंट फील होती है नए प्लैनेट पे जाने का। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, लेकिन कान बस एक बड़ा ग्रिन फ्लैश करते हुए कहता है कि नर्वस होने के बजाय वो लिटरली इतना एक्साइटेड है कि लगता है वो बस एक्सप्लोड हो जाएगा। इसके साथ आर्केन पर्पल लाइट उन्हें घेर लेती है और जब वो नए प्लैनेट पे लैंड करते हैं, पहली चीज जो उन्हें नोटिस होती है वो ये है कि ये 2 मून्स है। नीचे क्लिफ पे शिमरिंग लाइट्स है, जो किम को लगता है कि वही वो जगह है जहां लोग गैदर्ड है। वो डिसाइड करता है कि वो वहां चले। तब हमारा स्टील हेड फ्रेंड फिर सीरियस हो जाता है और कहना शुरू करता है कि उनके पास एक सीरियस प्रॉब्लम है। और जब भी वो सीरियस चेहरा बनाता है, तुम जानते हो कि वो कुछ रिडिकुलस कहने वाला है। जैसे एक्सपेक्टेड था, इस बार भी कुछ अलग नहीं होता, वो बस भूखा है। अब लगता है कि यह सिचुएशन सच में सीरियस है, क्योंकि किम लिटरली पसीने से टपक रहा होता है। तुम्हें पता है, जब कान को भूख लगती है वो एक वाइल्ड बीस्ट में बदल जाता है। ज्यादा खतरनाक ये है कि उन्हें टेंट विलेज तक पहुंचने में कम से कम आधा दिन लगने वाला है। बिल्कुल उसी वक्त एक स्वीट वॉइस उनकी अटेंशन ग्रैब करती है, जो एक एलिगेंट लेडी से आती है, जो उनसे पूछती है कि क्या वो अभी नोवा पे आए हैं। वो उन्हें हेल्प ऑफर करती है, जबकि ग्लासेस वाला बंदा उसके खूबसूरत फिगर को देखकर जॉ ड्रॉप कर जाता है। कान बस एक सिग्मा की तरह खड़ा होता है, जीरो एक्सप्रेशन के साथ। किम फिर उससे पूछता है कि क्या कोई आसपास ऐसी जगह है जहां वो कुछ खाना ढूंढ सके, क्योंकि वो बस कुछ नहीं लेकर आए हैं। ये लेडी थोड़ी सस्पिशियस लगती है। वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कह देती है, क्योंकि इन एंड टाइम्स में हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी और उसके पास इंग्रेडिएंट्स ढूंढने का एक अच्छा स्पॉट है। दोनों लड़के खुशी से चहक उठते हैं, लेकिन उनकी खुशी के कारण अलग अलग है। किम एक हॉट चिक को फॉलो करने के लिए एक्साइटेड है, जबकि कान बस कुछ टेस्टी खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे उसे फॉलो करते हैं, वो एक दिशा की ओर इशारा करती है, बताती है कि वे आ गए हैं। ये एक फिश पॉन्ड निकलता है और किम जल्दी से अपनी चीजों से फिशिंग रॉड्स बनाने लगता है, जो उन्होंने स्टोर से खरीदी थी। दूसरी ओर लड़की उन्हें फिशिंग रॉड्स बनाने के लिए कहती है, जबकि वो वहां से कुछ बेट लेने चली जाती है। दोनों अपनी फिशिंग रॉड्स तैयार करने में लग जाते हैं और उन्हें किसी तरह का शक नहीं होता। दरअसल वो ये सोचते हैं कि इस तरह की अच्छी इंसान से मिलकर वो खुश है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, कान इंतजार नहीं कर पाता और खाने के लिए अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका दोस्त उसे एश्योरेंस देता है कि अब बस थोड़ा और जल्द ही टेस्टी खाना मिलेगा। सिस्टम तुरंत किम को नोटिफाई करता है कि उसने एक क्रूड फिशिंग रॉड सक्सेसफुली बनाई है और एक क्राफ्टिंग स्किल अनलॉक किया है। लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कान आखिरकार पागल हो गया है। वो अपनी जगह से पॉन्ड में कूद पड़ता है। किम बिल्कुल चौंक जाता है जब वो इस पागल लड़के को पानी में बिना सोचे समझे कूदते हुए देखता है। जैसे ही वो कान की बेवकूफी और उसकी भूख पर बड़बड़ाता है, कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ये वही नोन आवाज है जो उससे पूछती है कि वहां अकेला क्यों है और उसका दूसरा साथी कहाँ है। किम पलटकर देखता है और उसे गैंग के कुछ गुंडे और वही शेडी लड़की दिखाई देती है,
जो लगता है इन लोगों को साथ लेकर आई है। किम हड़बड़ी में लड़की से पूछता है कि क्या ये उसके दोस्त है। लड़की और उसके गुंडे हंसते हुए मजाक उड़ाते हैं कि ये पर्वी ग्लासेस वाला लड़का कैसे उनके जाल में फंस गया। उनमें से एक थग उसकी ओर बढ़ता है और लड़की किम को याद दिलाता है कि ये नोवा है और अगर वो अपनी चीजें फ्लॉन्ट करेगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर लोग उसे लूट लें। थग उस बेचारे किम को पकड़ लेता है, जो लड़की से पूछता है कि उसने उसे क्यों धोखा दिया, तो लड़की जवाब देती है कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया। ये तो प्रकृति का नियम है, जो मजबूत होते हैं वे कमजोरों को निगल जाते हैं, तो उसे अपनी सारी चीजें दे देनी चाहिए बिना कोई परेशानी किए। किम उसे बताने की कोशिश करता है कि अगर उसने उसके साथ छेड़छाड़ की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा और वो बाद में पछताएगी, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते। वे उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारते हैं कि शायद उसका दिमाग अंदर ही अंदर फट जाए। गुंडे अपनी तिरछी हंसी के साथ उसकी हालत का मजाक उड़ाते हैं और लड़की से पूछते हैं कि वो बड़ा लड़का जो उसने पहले देखा था, क्या वो डर के भाग गया है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि शायद वो पानी में छुपा है क्योंकि वो डर गया है। खैर, ये आदमी सही है कि कान पानी में है, लेकिन वो डर के नहीं छुपा है। तभी पानी में हलचल मच जाती है और वो हमारा लड़का अकेले ही 2 जाइंट क्रोकोडाइल से लड़ा रहा होता है। गुंडे बस अपनी आंखें फाड़कर उसे देख रहे होते हैं, यकीन नहीं कर पा रहे होते कि कान एक एलिगेटर से लड़ रहा है। इस बीच कान सोच रहा है कि उस ऑर्ब से मिली जो शक्ति कितनी अमेजिंग है। सीन फिर से उस पल पर जाता है जब उसने ऑर्ब की पावर पढ़ी थी और ये पता चलता है कि ये उसे एक ओगर की स्पेशल पावर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पावर क्या होगी, खासकर क्योंकि उस एलिगेटर ने उसे काटा भी और उसके बॉडी पर एक भी खरोच नहीं। सिस्टम तुरंत उसकी नई स्किल, जो कि ओगर स्किन है, का डिस्क्रिप्शन दिखाती है, जो उसे लोहे से भी स्ट्रॉन्ग स्किन देती है। उन एलिगेटर्स को प्रॉपर स्लैम डंक देने के बाद वो उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर पॉन्ड से बाहर चढ़ता है और अपना खाना आखिरकार हासिल कर लेता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो चौंक जाता है कि ये अनइनवाइटेड मेहमान कहां से आए, क्योंकि उसने सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना तैयार किया था। किम जल्दी से अपनी आवाज ऊंची करता है, अपने दोस्त से चिल्लाता है कि उसे बचा लो, ये गुंडे उनका सामान चुराने आ गए हैं। ये सुनकर कान बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे इन लोगों से डर नहीं लगता, लेकिन वो सिर्फ क्रोकोडाइल मीट चाहता था और अब उसे बिना किसी परेशानी के वो नहीं मिल पाएगा। इस बीच किम अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहता है कि इन लोगों ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। लगता है ये मूर्ख कभी हार मानने वाले नहीं हैं। तो वे कान और उसकी स्ट्रेंथ पर सवाल उठाते हैं। वे भरोसा करते हैं कि चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वे उसे संभाल लेंगे क्योंकि उनके पास नंबर्स है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था वही पहले घूंसा खाता है। एक ही घूंसा उसे इतना जोर से लगता है कि वो लिटरली उड़कर जा गिरता है। ये देखकर वो घमंडी लड़की पेल पड़ जाती है, जबकि कान उन्हें बताता है कि अब उन्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता बल्कि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देता है, खासकर जब वो उसकी भूख के रास्ते में आते हैं। जब वो टफ एलिगेटर मीट को रोस्ट करने और पकाने के लिए जलते हुए कैंपफायर के सामने खड़ा था, कान ने उन थग से सवाल किए जो नए लोगों से पैसे ऐंठते थे। ये गुंडे एक ऐसे ग्रुप से थे जिसे घमंड से ड्रैगन टर्टल फैक्शन कहा जाता था। चाहे ये 5 बनाम 1 हो, गुंडे बारबेरियन के सामने कुछ भी नहीं थे। उन्हें चुनना था कि क्या वे अपनी जान से मारे जाएंगे या कुछ अनप्लेजेंट ब्रूजेस खाकर सच्चाई बताएंगे। देखते हैं कि जो थग सामने बैठा था वो इस गैंग का लीडर लगता है। कान ने उससे पूछा कि क्या वो फैक्शन का लीडर है। थग हल्के से मुस्कुराया और बस इतना ही जवाब दिया कि वो फैक्शन का लीडर नहीं है। वो प्रेस्टिजियस टाइटल उनके बॉस योंगहो का है। वो एरिया में सबसे ताकतवर फाइटर माने जाते हैं। उनके शरीर पर एक विशाल दानव के पीठ का टैटू है जो उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करता है। स्कैम शुरू करने वाली विच खुशी से ये बताती है कि अब कान और किम मुश्किल में है। वो पूरी तरह से विश्वास करती है कि उनके बॉस के पास इतने सारे स्टैट स्टोन्स हैं कि वो सबसे ताकतवर है। कान बस विच की बड़बड़ाहट सुनता है और कुक्ड एलिगेटर मीट का बड़ा सा टुकड़ा काटकर खा जाता है। क्योंकि इस फैक्शन का बॉस काफी प्रॉब्लमैटिक लगता है, कान का बारबेरियन खून खौलने लगता है। गुंडे लगभग एक साथ उल्टी करने वाले होते हैं जब कान एलिगेटर मीट और उसकी खाल को अपने दांतों से चबा रहा होता है। ये देखने में डिस्गस्टिंग था। कान और भी किन्फ था। उसने उन गुंडों को डिनर के लिए एक एलिगेटर का सिर भी दिया, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा एक्सोटिक खाने का मन नहीं होगा। बारबेरियन बस चाहता था कि ये 5 लोग रास्ता दिखाएं। अपने पेट को भरने के बाद अब वक्त था इस इनफेमस योंगो को देखने का।
द योंगो फैक्शन का हेडक्वार्टर्स एक जंगल के बीच एक खुली जगह में लोकेटेड है, जहां कई टेंट्स लगाए गए हैं एक छोटी सी कम्युनिटी बनाने के लिए। शांतिपूर्ण रात को योंगो फैक्शन के फाइटर्स के जमीन पर गिरने की आवाज ने तोड़ दिया। अगर फैक्शन के छोटे बॉसेस को सिर्फ एक पंच में ही धूल चाटनी पड़ रही हो, तो पूरा हेडक्वार्टर्स खतरे में है। कान इन पहली लड़ाइयों को बस वार्म अप समझ रहा था, क्योंकि उसके पेट में एलिगेटर का मीट डाइजेस्ट हो रहा था। वो आमतौर पर न्यूट्रिएंट्स को जल्दी ब्रेक करता है, पर एलिगेटर का मीट काफी टफ था। जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ रही थी, बाकी फैक्शन के लोग उन यंगेस्ट थग्स को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने कांग को एचक्यू लाया था। जोंगदू, थग्स के लीडर को एल्डर्स ने डांट लगाई कि ऐसे दुश्मन को अपने बेस में क्यों लाए। अब जोंगदू और उसकी गैंग को गद्दार समझा जा रहा था। कान ने अपनी आवाज का इस्तेमाल किया और योंगो को चैलेंज करते हुए बोला कि वो छुप कर न रहे और असली मर्दों की तरह लड़े। वो बॉस को टॉन्ट करता हुआ आगे बढ़ा और आखिरकार एक ढीला सा रिस्पॉन्स मिला जब एक टेंट का पर्दा खुला। किम ने टेंट से बाहर निकले उस भयंकर मॉन्स्टर को देखा और घबराहट में उसका चेहरा पीला हो गया। जो बॉस उन्होंने सुना था, वो आखिरकार बाहर आया और वो कान से भी बड़ा लग रहा था। ये कुछ बड़े ग्रैपलर जैसे बॉडी वाले लोग थे। द ड्रैगन टर्टल फैक्शन का बॉस ड्रैगन टर्टल खुद योंगो लड़ाई में शामिल हो गया और गुस्से में आकर पूछा, कौन है जो उसके बॉय से टकरा रहा है। कान आगे बढ़ा ताकि वो कंपटीशन का अंदाजा लगा सके। वो काफी खुश था अपने बॉस का चेहरे से सामना करके, पर यांगो की नजरों में कान बस एक नया लड़का था जो क्रिएटिव इंसल्ट्स भी नहीं सोच सकता। बारबेरियन ने जवाब दिया, ये कहकर कि बुढ़ापे का घमंड करना कुछ नहीं होता। एक न्यूबी एक्सटॉर्शनिस्ट बस एक दोटका का स्कैमर होता है। याई ने कोई भी स्पीच का इंतजार नहीं किया, उसने सीधा कांग के फेस पर अपर कट मारा। बॉस ने शिकायत की कि आजकल के बच्चे को पता नहीं है कि नई दुनिया कैसे काम करती है। ये एक ऐसी जगह है जहां अपनी जुबान चलाना जान से मार सकता है। इंप्रेसिव बात यह थी कि कान ने पूरी तरह से इस बात से सहमति जताई। वो पूरी तरह से मानता था कि इस नई दुनिया में वही आदमी बड़ा होता है जिसकी मुट्ठी सबसे मजबूत होती है। उसने अपने खाली हाथ से उस विशस अपरकट को पकड़ लिया और न्यूट्रलाइज कर दिया। यांगो पीछे हट गया और हंसाने लगा। कोई भी कभी भी उसके पंचेस को ब्लॉक नहीं कर पाया था, इसलिए उसका इंटरेस्ट कान में बढ़ गया, क्योंकि उसे ये जवान लड़का बहुत पसंद आया था। उसने एक बेट लगा दी, अगर वो जीतता है तो कान को उसका अंडरलिंग बनाना पड़ेगा। बॉस ने डील को मीठा बनाते हुए सेकंड इन कमांड पोजीशन देने का भी वादा किया। कान ने जल्दी से इस बेट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अपनी शर्त भी रखी, अगर वो जीतता है तो वो उन 5 थग्स को चाहता है जो पहले उन्हें लूटने आए थे। जोंगदू को समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब जवान लड़का ऐसी बेवकूफी भरी मांग क्यों कर रहा था। बेट लग गई थी और अब कुछ एक्शन होने वाला था। कान अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हुए चार्ज हुआ। पंच ने जल्दी से योंगो के पेट से टकरा लिया। सिर्फ आवाज और इंपैक्ट से ही उसकी ताकत महसूस की जा सकती थी, लेकिन बॉस को कोई डैमेज नहीं हुआ। वो कान का मजाक उड़ाने लगा कि वो बिना चेतावनी के आ गया। शायद आजकल के बच्चों में रोमांस की कोई समझ नहीं होती, वे बस सीधा काम में लग जाते हैं। किम ने साइड से देखा और बाकी लोग भी। किम ने कभी भी अपने दोस्त का फिस्ट ऐसे ब्लॉक होते और डैमेज झेलते नहीं देखा था। योंगो ने बताया कि उसने कुल 12 स्टैट स्टोन्स खाए हैं, और ज्यादा खुशी की बात यह थी कि उनमें से आधे से ज्यादा स्ट्रेंथ स्टैट स्टोन्स थे। अपने प्रेजेंट लेवल पर वो ओगर की स्किन जैसा ड्यूरेबल हो चुका है। बॉस को अपनी इस अचीवमेंट पर गर्व है। उसकी त्वचा लगभग ओगर के बराबर हो गई है, लेकिन फिर क्यों बारबेरियन के हाथ उसकी डिफेंसेस को तोड़कर डैमेज जमा कर रहे हैं? कान ने आज तक किसी को इतना टफ और चैलेंजिंग नहीं देखा था जब तक उसने ओगर से नहीं लड़ा। धीरे धीरे दोनों फाइटर्स एक दूसरे की ताकत को पहचानने लगे। योंगो ने फैसला किया कि वो थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस करेगा और अपनी सांसें थामेगा। उस जगह का इस्तेमाल करते हुए बॉस ने टॉन्ट किया कि कांग के पंचेस तो बस एक बच्चे जैसे लग रहे थे, लेकिन अंदर से वो शर्मिंदा हो गया था और गुस्से में सोच रहा था कि ये घमंडी लड़का सब कुछ बर्बाद कर रहा है। योंगो ने चार्ज किया और कांग की मौत की मांग की। आखिरकार अंतिम टकराव एक सीधी टक्कर बन गई। वो ड्रैगन टर्टल जो था, उसकी शक्ल दर्द से बदलने लगी और उसके हाथ जो कांग से टकराए थे, उसके नाखून उखड़ने लगे और हाथ की हड्डियां दर्द से कुचलने और मुड़ने लगी। जबकि बॉस ने अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को स्कैम ऑर्ब्स के जरिए आर्टिफिशियली बढ़ाया था, कांग के पास असली चीज थी। ओगर स्किन स्किल, एक ऐसी एबिलिटी जो सिर्फ तब एक्टिव होती है जब यूजर को स्ट्राइक किया जाए।
यह अच्छा था कि योंगो इतना मूर्ख था कि उसने उसे बेयर फिस्ट्स के साथ लड़ा। कान लिटरली इनक्रेडिबल हल्क बन रहा था। उसने फ्रॉड को गले से पकड़ लिया और योंगो ने अपनी पूरी कोशिश की उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन चोक काफी स्ट्रांग था। कान ने अपना दूसरा हाथ उठाया और बॉस को चेतावनी दी कि अगला हमला आने वाला है तो अपने दांत मजबूत से कर लेना, वरना वो अपनी जुबान काट भी सकता है। बाकी ड्रैगन टर्टल फैक्शन के मेंबर्स अपने बॉस को पीछे होते हुए देख रहे थे और सोचा कि हेल्प करें, लेकिन एक किसी ने उन्हें रोक दिया। जोंगदू और उसके थग्स ने अपने पुराने टीममेट्स को ब्लॉक कर दिया और कहा कि सभी को एक फेयर फाइट को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन अगर वे फिर भी दखल देने की कोशिश करते तो जोंगदू को अपने हाथ गंदे करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जानते हुए कि जोंगदू एक ट्रबलसम अपोनेंट है, वो पैथेटिक रोल प्लेयर्स जोंगदू को फैक्शन के साथ धोखा देने के लिए गाली दे रहे थे। जोंगदू ने उन्हें सुधारा। वो हमेशा से ऐसे इंसान रहे हैं जो अपनी लॉयल्टी सबसे ज्यादा ताकतवर के लिए रखते हैं। अगर उन्हें ट्रेटर का लेबल लगाना है तो वो उस मॉन्स्ट्रस कांग के साथ पूरा जाएंगे। उस शोर शराबे को एक उड़ता हुआ ब्लीडिंग मीट का बैग तोड़ देता है जो फैक्शन के बॉस के शेप में था। वो बड़ा बॉडी मीटियो योंगो उसके गैंग के पोजीशन पर लैंड करने वाला था। शुक्र है उन्होंने डॉज कर लिया और ग्रेविटी ने अपना काम कर दिया। योंगो अपने शब्दों को थोड़ा झुकाकर हेल्प के लिए किसी से भी गुजारिश कर रहा था। जब तक कोई आकर उसकी मदद करे, कांग का मैसिव फ्रेम पहले ही फाइट के फाइनल पार्ट के लिए आसमान की तरफ उड़ चुका था। वो क्लेंच्ड फिस्ट जो लग रहा था कि पूरी दुनिया का बोझ उसमें था, ड्रैगन टर्टल के चेहरे को तोड़ने से बस कुछ इंच दूर रुक गया। योंगो हार के साथ सांस लेता है। जब उसने सोचा था कि आखिरकार कोई थोड़ा इंटरेस्टिंग मिल गया, तो वो एक पैथेटिक छोटे बॉस भी निकला जो अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा जैसे बैक कर रहा था। कुछ टाइम बाद ड्रैगन टर्टल फैक्शन के हर सप्लाई और वैल्यूबल आइटम को कान और उसके दोस्तों ने कलेक्ट कर लिया और बैग में डाल दिया। उन्होंने प्रैक्टिकली बेस कैंप को खाली कर दिया था। अब जब उनका काम खत्म हो गया, कान ने अपनी नजरें एक नए एडवेंचर पर लगा दी थी। जैसे ही वो निकलने वाले थे, यांगो ने एक सवाल पूछा। कान को गुस्सा आया, लेकिन वो थोड़ा टॉलरेंट हो गया। ड्रैगन टर्टल फैक्शन में कोई भी कभी कान का चेहरा इस एरिया में नहीं देखा था, तो सभी को ये क्यूरियोसिटी थी कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से है। ये सवाल कान को कंफ्यूज कर गया। उसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो बस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है। बॉस के खिलाफ उस फाइनल मोमेंट में कान ने एक्चुअली अटैक करने में थोड़ा हेजिटेशन महसूस किया। अगर उसके फादर ने कान को ये करते देखा होता तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड होते फाइट खत्म होने के बाद भी। वो इस बात पे गुस्सा था कि उसने डिसाइसिव किल नहीं किया और वो चालाक बास्टर्ड का सर नहीं लिया। कान ने किम को नोटिस किया और उसे बुलाया, अपने पुराने दोस्त को कमांडर बुलाकर। किम को टीम के नए एडिशंस को मैनेज करना था, लेकिन वो अपने नए कमांडर टाइटल से काफी एनमो था। मिस्टर ग्लासेस क्लाउड 9 पे थे। सोचे कि वो कमांडर बुलाए जा रहे हैं। कैंप में सब कुछ सेटल होने के बाद कांग को और एक्शन का इंतजार हो रहा था, तो उसने अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन खुद डिसाइड किया। किम धीरे से दूर से एक सिलुएट देख सकता था, लेकिन कांग के शार्प इंस्टेंस उसे फॉरवर्ड बढ़ने के लिए कह रहे थे। उसने सोचा कि अगर वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के आगे जा सकते हैं तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। किम को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कांग का न्यू टारगेट एक डार्क और अनसेटलिंग जायंट पिरामिड सैंक्चुरी था। नेक्स्ट डे कान ने सभी को प्रेज किया कि उन्होंने टेंट्स अच्छी तरह से इंस्टॉल किए। उसने उन्हें टेंट्स मेंटेन करने को कहा और बताया कि वो दिन भर के लिए रिवर के पार जाने का प्लान कर रहा है। एक मिनियन ने सोचा अगर उसका बॉस ऑलरेडी नए कॉन्टिनेंट को एक्वायर करने का प्लान बना रहा है, जबकि कभी किसी ने ऐसा ट्राई नहीं किया। उसने पूछा कि बॉस कब वापस आने का प्लान कर रहा है। कान ने बताया कि उसने वापस आने के बारे में कुछ नहीं सोचा और उसका मानना था कि जब अर्थ पे टेलीपोर्ट होने का टाइम आए तब वापस जाना चाहिए। जोंगदू उसे बताता है कि सबसे फास्ट पोर्टल 4 दिन में दिखने वाला है। उसने समझाया कि एक पोर्टल आज खुला है। पोर्टल्स हर 5 दिन बाद खुलते हैं और एक दिन अर्थ पर 5 दिन के बराबर होता है इस दुनिया में। किम को यह सुनकर थोड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि ये एक साइकिल की तरह काम करता है। वो पहले से ही थका हुआ था और खुद को बारबैरिक प्लैनेट पर हमेशा रहने की कल्पना नहीं कर सकता था। कान ने डिसाइड किया कि वो 3 दिन बाद वापस आएंगे और सोचा कि अगले टाइम अपने ग्रैंडपा को भी साथ लाएगा, क्योंकि एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में उन्हें अकेला छोड़ना डेंजरस होगा। उसने ये यूजफुल इंफॉर्मेशन सुनकर मिनियन से उसका नाम पूछा। मिनियन ने घबराकर अपना नाम जोंगदू बताया, लेकिन कान ने उसकी बात इग्नोर कर दी और उसे नंबर 1 बुलाना शुरू कर दिया। जोंगदू क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है,
लेकिन इग्नोर हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट नंबर्स का इस्तेमाल करके 5 सिबलिंग्स को बुलाता है। सभी गुस्से में होते हैं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोलते। एक लड़की ये कहने की कोशिश करती है कि उसका नाम है, लेकिन कांग गुस्से में आंखों के साथ जवाब देता है और पूछता है कि क्या उसका ओपिनियन उससे नहीं मिलता। लड़की तुरंत फोल्ड हो जाती है और एश्योरेंस देती है कि कुछ नहीं। सभी सिबलिंग्स अपने बॉस को सेफ जर्नी की दुआ देते हैं। कान मुस्कुराते हुए अपने फ्रेंड से कहता है कि उसने इस तरह बिहेव किया क्योंकि उसे नाम याद रखना मुश्किल है। किम मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो पहले से जानता था। जैसे ही उन्होंने अपना सफर शुरू किया, लैंग को अपने दोस्त द्वारा बनाए गए बोट को देखकर हैरानी हुई। सिस्टम यह दिखाता है कि किम ने क्राफ्टिंग में एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने के बाद भी उसे बोट की स्पीड बहुत कम लगी और कान निराश हो गया। जल्दी से उसने रोप को बोट से बांध दिया और अपनी मस्कुलर बॉडी से उसे जोड़ लिया। किम को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, बस बैठ जाओ और थोड़ी पेशेंस रखो, लेकिन कान ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और जवाब दिया, अब मैं रुक नहीं सकता। फिर वो लड़का बिना किसी हेजिटेशन के क्रोकोडाइल से भरी नदी में सीधे कूद पड़ा। किम को उसके व्यवहार से नफरत हो गई और उसने कहा कि रुक जाओ। प्रोटैगनिस्ट पूरी ताकत से तैरने लगा, सभी क्रोकोडाइल्स को नजरअंदाज करते हुए। बोट अब तेजी से चलने लगी, जिससे किम हैरान हो गया। वो अपने दोस्त की अडेप्टेबिलिटी से आश्चर्यचकित है और मानता है कि वो अपनी तुलना में कुछ भी नहीं है। किम को याद आता है जब उसके दोस्त ने उसे पूरे यूनिट का कमांडर बना दिया था और वो ये डिसाइड करता है कि अब वो सिर्फ भागने की बजाय अच्छा प्रदर्शन करेगा। दोनों पिरामिड सैंक्चुरी नाम की बड़ी दीवार तक पहुंच जाते हैं। सिस्टम दिखाता है कि कुछ एक्टिवेशन के लिए उन्हें 2000 कॉइन्स की जरूरत है। किम सिस्टम इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ता है और मानता है कि वो ऐसी चीज पहली बार देख रहा है। कान एक्साइटेड हो जाता है। 2000 कॉइन्स इकट्ठा करने के लिए डिसाइड करता है कि उन्हें मूव करना चाहिए, लेकिन उसका दोस्त उसे रोक लेता है और कहता है कि सोलो एक्सप्लोर करें और कॉइन्स इकट्ठा करें। किम समझाता है कि जब से अपोकलिप्स शुरू हुआ था, उसने टीम को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया और हमेशा कांग के साथ चिपका रहा। इस बार वो चाहता है कि बिना किसी की मदद के वो अकेले कुछ करे। कान सहमति देता है और दोनों सोलो एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं जब तक सूरज लगभग डूब जाता है। हमारा लड़का ऑस्ट्रिच डायनासोर से लड़ते हुए कॉर्न्स ढूंढ रहा होता है। उसे मॉन्स्टर से लड़ना अब मजेदार लगने लगता है, लेकिन अचानक एक डायनासोर पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। कान गुस्से में आकर तुरंत ब्रूट स्ट्रेंथ से मॉन्स्टर को मार देता है। जब वो सभी बीस्ट्स का काम खत्म कर लेता है, कान तय करता है कि अब रुक जाना चाहिए क्योंकि उसने काफी कॉइन्स इकट्ठा कर लिए हैं। अचानक एक ऑस्ट्रिच ड्रैगन का शरीर चमकने लगता है और उसमें से एक बड़ा पर्पल ऑर्ब निकलता है। कान ये देखता है और पर्पल ऑर्ब उठा लेता है। सिस्टम दिखाता है कि ये एक स्किल स्टोन है जिसे थ्रो कहा जाता है। वो जानकारी पढ़ता है और समझता है कि ये उसे किसी चीज को ज्यादा स्ट्रेंथ एंड के साथ फेंकने की स्किल देता है। वो नई स्किल प्राप्त करने से खुश हो जाता है और अचानक अपने दोस्त किम को याद करता है। कान आशा करता है कि वो अच्छा कर रहा होगा। सन फाइनली कहीं जंगल के अंदर डूब जाता है। किम एक डायनासोर को देखता है और उसकी अटेंशन को खींचने के लिए चिल्लाता है। ऑस्ट्रिच डायनासोर उसके पीछे दौड़ता है। वो जल्दी से दौड़कर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। उम्मीद करता है कि उसका जाल मॉन्स्टर के खिलाफ काम करेगा। जैसे ही ऑस्ट्रिच करीब आता है, वो तुरंत रोप्स को खींचता है और उसे उसमें फंसा लेता है। मॉन्स्टर चिल्लाता है, लेकिन किम उसे भागने का समय नहीं देता और जल्दी से डैगर से उसे खत्म कर देता है। मॉन्स्टर का सिर खून से बहने लगता है जब वो मर जाता है। किम को राहत मिलती है, लेकिन वो समझता है कि मॉन्स्टर हंटिंग उसके लिए बहुत हार्ड है। वो मानता है कि अगर उसका दोस्त इस स्थिति में होता तो वो बहुत जल्दी कई मॉन्स्टर्स को मार देता। किम खुश होता है कि उसने क्रोकोडाइल बोन से डैगर बनाया था। वो डिटर्मिनेशन के साथ उठता है और पॉजिटिव महसूस करता है कि वो बिना अपने दोस्त की हेल्प के भी हंटिंग कर सकता है। किम सोचता है कि वो प्रोडक्शन मेथड से ज्यादा हंटिंग कर सकता है। अचानक एक ओआरसी लंबरजैक उसके पीछे आता है और अपनी बड़ी क्लब से किम पर हमला करता है। किम मुश्किल से डॉज कर पाता है। वो इसे इनसेन मानता है और सोचता है कि ओआरसी मॉन्स्टर निश्चित रूप से उसके दोस्त कान जितना ताकतवर है। ओआरसी उसे कोई समय नहीं देता और आगे बढ़कर
किम को खत्म करने की कोशिश करता है। लड़का समझता है कि वो मरने वाला है, लेकिन अचानक एक पत्थर ओआरसी के चेहरे पर आकर लगता है। बड़ा मसलहेड मॉन्स्टर एक ही हमले में गिर जाता है। किम को शॉक करता है। वो सोचता है कि ये पत्थर किसने फेंका। प्रोटैगनिस्ट आता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहता है, चिंता मत करो, मैं हूं। कान ने अपनी नई स्किल थ्रो का इस्तेमाल करके ओआरसी को एक ही वार में मार दिया। कान को आखिरकार अपने दोस्त को ढूंढकर राहत मिलती है और वो कहता है कि वो कितना चिंतित था। दोनों जंगल में कैंप करते हैं और जब वे ऑस्ट्रिच डायनासोर का फ्लेश पका रहे होते हैं, किम बताता है कि ये उसका पहली बार था जब वो अकेले मॉन्स्टर्स का सामना कर रहा था और वो मानता है कि वो अभी भी उनसे लड़ने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन उसका दोस्त उसे खुश करने की कोशिश करता है और उसे मोटिवेट करता है कि अगर वो ट्रेनिंग करता रहे तो वो फ्यूचर में जरूर स्ट्रांग हो सकता है। ये सुनकर किम पूछता है, क्या तुम वही कान हो जिसे मैं जानता हूं? प्रोटैगनिस्ट किम की अब तक की प्रोग्रेस की तारीफ करता है और कहता है कि वो एक बारबेरियन है, इसलिए वो नॉर्मल इंसान से अलग है। किम को बारबेरियन शब्द सुनकर हैरानी होती है और वो कान से इसे और विस्तार से बताने के लिए कहता है। कान चौंक जाता है कि किम ने पहले नहीं जाना था और फिर से कहता है कि वो एक बारबेरियन है। 4 आंखों वाला लड़का हैरान होकर पूछता है, क्या तुम सैवेज नेशन से हो? किम याद करता है कि उसका दोस्त हमेशा ऐसी फीट्स करता था जो एक इंसान के लिए समझ में नहीं आते थे। कान पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं बारबेरियन हूं? 4 आंखों वाला समझ नहीं पाता। कान सहमति जताता है और मानता है कि अगर वो खुद इसके बारे में बात नहीं करता तो कोई कैसे जान सकता था। किम अपनी हैरानी व्यक्त करता है और कान उसे भरोसा दिलाता है कि अपनी प्रोग्रेस पर गर्व करो, क्योंकि उसे बारबेरियन से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये साफ करता है कि वे दोनों पूरी तरह से अलग लोग हैं। अगले दिन वे दोनों पिरामिड सैंक्चुरी पहुंचकर उसे एक्टिवेट करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। 2000 कॉइन्स को यूज करने के बाद सिस्टम दिखाता है कि पिरामिड सैंक्चुरी एक्टिवेट हो गया है। दोनों एक्टिवेशन के रिवॉर्ड्स प्राप्त करते हैं और उनका इन्वेंट्री अपडेट हो जाता है। किम खुशी से मुस्कुराता है जब वो अपडेटेड इन्वेंट्री देखता है। वो सोचता है कि क्या ये कुछ सबस्पेस जैसा है। कान मानता है कि कॉम्पेंसेशन कॉइन्स की संख्या पर डिपेंड करती है। दोनों सैंक्चुरी की ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं और उनकी रिकवरी रेट अगले 24 घंटों के लिए दोगुनी हो जाती है। किम हल्का महसूस करता है और समझता है कि उसकी थकान धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि वो इन पर्क्स के साथ अपनी ताकत को लेवल अप कर सकता है। वो ठान लेता है कि अब उसे अकेले ही काम करना चाहिए और सोचता है कि अब अपनी ताकत बढ़ाने का समय आ गया है। अचानक कांग को उनके पीछे ओंक मॉन्स्टर्स की एक आर्मी नजर आती है। किम टेंशन में आ जाता है और प्रोटेक्शन के लिए अपने दोस्त से चिपक जाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे पीछे धक्का देता है और मानता है कि अब उसे खुद को बचाने के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि उसे नए पर्क्स मिले हैं। किम उसकी बातों से शॉक होता है। कान उसे भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसके पास एक बारबेरियन है। वो अकेले सभी ऑर्क्स का सामना करने का फैसला करता है और अपने दोस्त से कहता है कि वो पहले जो ओंक उन्होंने हराया था वो उसे संभाले। कान एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता और मॉन्स्टर्स के ग्रुप पर हमला करने कूद पड़ता है। किम उसे रोकने की कोशिश करता है, चाहता है कि दोनों साथ मिलकर लड़े। एक ओंक प्रोटैगनिस्ट पर एक स्पीयर से हमला करता है। वो इसे आसानी से डॉज कर लेता है और मानता है कि अगर वे एक बिना हथियार वाले आदमी पर हमला कर रहे हैं तो ये एक फेयर बैटल नहीं है। वो स्पीयर पकड़े ओंक को पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। कान स्पीयर उठाता है ताकि ये एक फेयर बैटल हो। एक ओंक पीछे से उसकी ओर बढ़ता है और उसे एक क्लब से हमला करने की कोशिश करता है। वो महसूस करता है कि अब वो डॉज नहीं कर पाएगा और परेशान हो जाता है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए कूदता है और साफ साफ कहता है कि जो ओंक उन्होंने पहले हराया था वो उसका अपोनेंट है। मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है। 4 आइज बहादुरी से प्रिमिटिव ब्रूट को सीधे चुनौती देता है। ओंक अपना क्लब उसके पेट में मारता है। किम खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ओंक लगातार उसे मारता जाता है। उसका सारा शरीर दुखने लगता है। 4 आइज सोचता है कि उसकी जान जा सकती है, लेकिन अचानक उसका शरीर चमकने लगता है और सिस्टम दिखाता है कि सैंक्चुरी द्वारा दी गई ब्लेसिंग के कारण उसकी रिकवरी रेट दोगुनी हो गई है। किम राहत महसूस करता है कि ब्लेसिंग उसके साइड है और मानता है कि वो मॉन्स्टर के खिलाफ एक और राउंड लड़ सकता है। ओंक उस पर हमला करता है, लेकिन वो इस बार डॉज कर लेता है और तय करता है
कि वो हार नहीं मानेगा। भले ही मॉन्स्टर्स डरावने हों, वो अपने बारबेरियन दोस्त की उम्मीदों पर खरा उतरने का फैसला करता है और मॉन्स्टर के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन अचानक ओंक उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे किम उड़ता हुआ एक पेड़ से टकराता है। और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, किम एक्सेप्ट करता है कि उसे कैशियस रहना चाहिए, बजाय इसके कि वो सिर्फ सैंक्चुरी के आशीर्वाद पर डिपेंड रहता। कई बार मारे जाने के बाद किम को विश्वास हो जाता है कि वो अब ओंक के हमले के पैटर्न को समझ सकता है। वो ओंक की ओर दौड़ता है और उसे लगता है कि मॉन्स्टर उसे एक डाउनवर्ड स्ट्राइक से हमला करने वाला है। मॉन्स्टर बिल्कुल वैसे ही हमला करता है जैसा उसने अंदाजा लगाया था। किम क्लब को डॉज करता है और पास पहुंचता है। वो ओंक के सिर पर हमला करने के लिए अपने क्रोकोडाइल बोन डैगर का इस्तेमाल करता है, जिसे उसने पहले तैयार किया था। वो सही तरीके से वार करता है और ओंक फाइनली जमीन पर गिरकर मर जाता है। किम अपनी जीत का जश्न मनाता है, अपनी शानदार लड़ाई देखकर। कांग फोर आइज को प्रेस करता है और हैरान होता है कि वो कितना स्ट्रांग हो गया है। किम बताता है कि वो धीरे धीरे मॉन्स्टर से लड़ने का आदत बना रहा है। वो कांग की बहादुरी की भी तारीफ करता है, खासकर इस बात को लेकर कि कैसे उसने अकेले ही सभी स्पीयर विल्डिंग ऑक्स को ऐसा हराया जैसे कुछ भी नहीं था। कान एक सिस्टम नोटिफिकेशन पर ध्यान देता है। यह दिखाता है कि उसने स्पीयर मास्टरी नामक एक स्किल प्राप्त किया है, क्योंकि उसे पहले ही स्पीयर टेक्निक्स की गहरी समझ है। कान मुस्कुराता है और मानता है कि उसने न्यू स्किल इसलिए खोली क्योंकि वो एक चुराए गए स्पीयर से लड़ रहा था। वो अपने दोस्त को यह खबर सुनाता है और मानता है कि ये ठीक वैसे ही है जैसे उसने पहले क्राफ्टिंग समझा था। उसने ये सीखा है कि वो सिर्फ नए हथियारों का इस्तेमाल करके स्किल प्राप्त कर सकता है। कान और जानने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो ठीक हो गया है। किम उसकी उत्तेजना देखता है और सोचता है कि क्या वो और मॉन्स्टर से लड़ने की प्लान बना रहा है। प्रोटैगनिस्ट उन फुटप्रिंट्स की ओर इशारा करता है जो पहले वाले ऑक्स ने छोड़े थे और मानता है कि अगर वे उन फुटप्रिंट्स का पीछा करें तो वे ओंक का ठिकाना ढूंढ सकते हैं। वो स्पीयर के अलावा और भी हथियार इकट्ठा करने की योजना बनाता है। कुछ समय बाद वो आखिरकार ओंक लंबरजैक विलेज पहुंचते हैं। उनके पास 2 आदमी झाड़ियों में छिपते हैं और ऊपर से ऑक्स का ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें लगता है कि ऑक्स काफी क्रूएल दिखते हैं और याद करते हैं कि ऑक्स ही वो कारण है जिसकी वजह से उनकी सेना अभी तक कॉन्टिनेंट पर कब्जा नहीं कर सकी है। वे सोचते हैं कि वे ऑक्स के बेस को खोजने वाले पहले लोग हैं और मानते हैं कि इसके लिए उन्हें एक इनाम मिलना चाहिए। वो वापस लौटने और अपने बॉस को सब कुछ रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे दोनों को चौंका दिया। कान उन्हें शांत रहने होगा है। सोल्जर्स कान को पहचानते हैं और वो सोचते हैं कि वो इतने अलग क्यों दिख रहे हैं। वो बताते हैं कि वे दुश्मन के इलाके में स्काउटिंग करने गए हैं, इसलिए वे खुद को जितना हो सके छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक मानता है कि अगर मॉन्स्टर्स ने उन्हें देख लिया तो उनकी जान जरूर चली जाएगी। वो कान को वापस जाने और दुश्मन के इलाके से बाहर जाने की एडवाइस देता है, क्योंकि उसके जैसे किसी के लिए भी इतने सारे मॉन्स्टर्स का सामना करना मुश्किल होगा, खासकर ओंक चीफ के साथ। वो सोल्जर्स ओंक बॉस की ओर इशारा करते हैं और मानते हैं कि उन्हें इस ताकतवर मॉन्स्टर से निपटने के लिए एक पूरी कंपनी की ताकत की जरूरत पड़ेगी। कान समझता है कि वे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उत्साहित हो जाता है जब वो चीफ के हाथ में एक्स देखता है। वो हथियार को अपना बनाने के लिए जोश से भर जाता है और अपने दोस्त किम के साथ दुश्मन के इलाके में कूद पड़ता है। कई बार उसके मिनियंस ने उसे चेतावनी दी, लेकिन कुछ ही मिनटों में कान सभी ओंक मॉन्स्टर्स को निपट लेता है। और जब वो आखिरकार ओंक चीफ के सामने आता है तो वो अपनी शर्ट उतारता है और किम से कहता है कि वो आराम करे, क्योंकि वो बॉस मॉन्स्टर से अकेले ही निपटना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट जो शब्द ओंक मॉन्स्टर से सुन रहा था, वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है। किम सोचता है कि क्या वो लड़ाई करते हुए ओंक की भाषा सीख चुका है। कान मानता है कि वो बस झूठ बोल रहा है और याद करता है कि मॉन्स्टर्स इन शब्दों को लगातार दोहरा रहे थे। चीफ गुस्से में चिल्लाता है और आखिरकार अपने एक्स से प्रोटैगनिस्ट पर हमला करता है, लेकिन वो इसे आसानी से डॉज कर लेता है और एक किक भी मारता है। कान समझता है कि उसका किक का कोई असर नहीं होगा जब और एक एक्स हमला उसकी ओर आता है। वो मानता है कि अगर वो सीधा एक्स से मारा गया तो उसकी ओगर स्किन भी उसे नहीं बचा पाएगी। ऐसी स्थिति में प्रोटैगनिस्ट बस ओंक से एक्स चुराने का फैसला करता है। वो ओंक का हाथ पकड़ता है और एक्स छीन लेता है। ओंक डर के मारे चिल्लाता है। कान उसे नए हथियार के लिए थैंक यू कहता है और एक्स का इस्तेमाल करके पूरी ताकत से उसका सिर कुचल देता है। ओंक मर जाता है
और सिस्टम दिखाता है कि उसकी एक्स वील्डिंग टेक्निक में अपग्रेड हुआ है। उसने एक्स प्रोफिशिएंसी नामक एक स्किल प्राप्त की है। सोल्जर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कान को पागल मानते हैं कि उसने अकेले ही चीफ से लड़ा। किम राहत महसूस करता है और उनकी जीत का जश्न मनाता है। सोल्जर्स मानते हैं कि कान एक अद्भुत इंसान है और सोचते हैं कि वो तो एक मॉन्स्टर जैसा है। कान चीफ ओंग के खिलाफ जीतने के बाद गर्व से खड़ा होता है। सिस्टम दिखाता है कि उसने एक नया आइटम प्राप्त किया है जिसे ओंग चीफ का ग्रेट एक्स कहा जाता है। और बस ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि और भी एक्साइटिंग एपिसोड्स आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और अमेजिंग एडवेंचर के साथ।